नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। प्रदेश में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बालोद जिले में धान खरीदी की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत आज से हो गई है। छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य में कुल 2739 उपार्जन केंद्र के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। ये प्रक्रिया 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। इस दौरान किसान अपने उत्पादित धान को समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शाम 6 बजे तक की अगर बात करें तो कुल 50% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि अंतिम आंकड़ा नहीं है। इस दौरान मतदान दलों के लौटने और डाक मतपत्रों की गणना के बाद इसमें बदलाव की संभावना है। इस बार उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट का रुझान जारी रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां रायपुर दक्षिण में 60% से ज्यादा मतदान हुआ था, वहीं इस बार मतदान प्रतिशत में कमी आई है। मुख्य चुनाव की तुलना में उपचुनाव में मतदाताओं का उत्साह कम दिखाई दिया। दिन भर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ नहीं उमड़ी और लोगों को लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। तो रायपुर दक्षिण सीट पर बीते दिन यानी बुधवार को उपचुनाव संपन्न हो गया है। इस दौरान अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो रायपुर दक्षिण के जो मतदाता थे वो ज्यादा चुनाव को लेकर उत्साहित नजर नहीं आए। अब की बार मतदान प्रतिशत भी 50% रहा, जो कि पिछले साल यानी 2023 चुनाव के मुताबिक 60% यानी 10% कम रहा। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की अगर बात करें तो बुधवार को उपचुनाव या मतदान संपन्न हो चुका है। 2023 के मुकाबले अब की बार मतदाता कम उत्साहित दिखे और मतदान प्रतिशत 10% तक गिरा। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से रायपुर दक्षिण सीट की अगर बात करें बुधवार को मतदान संपन्न हो गया है, लेकिन अब की बार पिछले साल के मुकाबले जो मतदाता थे वो कम उत्साहित नजर आए चुनाव के लिए। महज 50% मतदान हुआ है। तो अगर बात करें मनोज, क्या कुछ मुख्य वजह, आखिर क्या वजह थी कि जो मतदाता थे वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले मतदान के लिए? रिया, बिल्कुल रिया, जिस हिसाब से रायपुर दक्षिण में मतदान हुआ है और चुनाव प्रतिशत मतदान कम हुआ, तो कहीं न कहीं ये देश के लिए चिंता का विषय है। जबकि आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के आयोजन भी किए जा रहे थे। लगातार जो है अपील भी की जा रही थी, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे वो कहीं न कहीं हर तरह से जो है सरकार जो है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के आयोजन भी करती नजर आई। लेकिन वही रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव में मतदान कम प्रतिशत, लगभग 50% के आसपास हुआ। तो ऐसे में ये चिंता का विषय है, जिसको लेकर जो है पूर्व मंत्री विधायक अजय चंद्राकर ने भी कहा है कि अब मतदाताओं के लिए जो है इसको कानून बना देना चाहिए। तो ये तमाम बातें अब सामने निकल कर आ रही है। जी मनोज, जिस तरह से अगर 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 60% मतदान रायपुर दक्षिण सीट पर हुआ था। अब की बार 50% के करीब मतदान हुआ। तो ये जो गिरती हुई मतदान प्रतिशत है, इसको किस तरह से समझा जाए और ये किसके लिए खतरे की घंटी? क्योंकि बीजेपी का इस सीट को गढ़ भी कहा जाता है। तो कम मतदान प्रतिशत किसके लिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाता हुआ? जी बिल्कुल, बीजेपी के मोहन अग्रवाल जी 35 साल से वहाँ पर विधायक रहे, उसके बाद वो सांसद बन गए। तो ऐसे में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रतिशत कम होना जो है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय
माना जा रहा है। कहीं न कहीं मतदाताओं में जागरूकता देखने को नहीं मिली, उसके अंदर उल्लास देखने को नहीं मिला कि मतदान करना है कि नहीं करना, जिस बात को लेकर जो अब ये चिंता का विषय बना हुआ। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नई तरह की हलचल मच गई है मतदाताओं के मतदान कम करने को लेकर। तो निश्चित रूप से ये दोनों पार्टियों के लिए चिंतनीय विषय माना जा रहा है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि मतदाताओं को क्या क्या विचार था, क्यों मतदान नहीं हुआ, ये तमाम तरह की बातें अब सामने निकल मनोज, रायपुर दक्षिण जो सीट है, जैसा आपने भी कहा, बीजेपी का गढ़ ये सीट रही है। एकदम सीधी टक्कर इस सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच थी। कई तरह से प्रचार प्रसार भी किया गया था, लेकिन अगर जो कम मतदान प्रतिशत रहा, इसके पीछे की क्या एक वजह यह भी कि मतदाताओं को रुझाने में या मतदाताओं को एक तरह से मतदान केंद्रों तक खींचने में मुद्दे जो उठाए गए थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों द्वारा, वो मुद्दे ऐसे नहीं थे दमदार कि जनता को या लोगों को या मतदाताओं को घरों से बाहर खींच पाए? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं भैया ये माना जा सकता है कि मतदाताओं को जो है मतदाताओं को ये मतदान के लिए लोगों द्वारा प्रेरित नहीं किया जा पाना, ये भी एक बड़ा मुद्दा माना जा सकता है कि दोनों पार्टियां या तो मतदाताओं को मिलने में कहीं कोर कसर रह गई हो। लेकिन जो रायपुर राजधानी दक्षिण विधानसभा में दोनों पार्टियों के चुनाव प्रचार की बात करें तो लगातार जो है दोनों पार्टियां जो है चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बावजूद मतदाताओं में निराशा देखने को मिली। तो कहीं न कहीं अब से राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि अब क्योंकि मतदान संपन्न हो चुका है, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और खुलासा जो है, यानी किसको आखिर जीत यहां से हासिल होती है, उसके लिए 23 नवंबर तक का इंतजार। मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं देश भर में विमानों को धमकी मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर से इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली। ये विमान नागपुर से कोलकाता जा रहा था। विमान में बम होने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एहतियातन रायपुर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलते ही रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल विमान को तुरंत खाली करवाया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। विमान की जांच की जा रही है। इस घटना की वजह से रायपुर एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए उड़ानें प्रभावित भी रही। देश भर में फ्लाइट्स में बम से उड़ाने की धमकी भरे जो मैसेजेस हैं वो मिल रहे हैं। ऐसे में ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीधा रुक कर लेते हैं मनोज शुक्ला का। मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरह से देश भर में ऐसे कई धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं, धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, कभी फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, कभी किसी स्कूल को, तो कभी कहीं अस्पतालों में, कभी किसी मॉल में। ऐसे में जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात करें, इंडिगो की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग रायपुर एयरपोर्ट पर करानी पड़ी। अभी की अगर स्थिति की बात करें, क्या सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और जो फ्लाइट है उसकी सही से जांच हो चुकी है? मनोज जी बिल्कुल रिया, आपको बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में एक ट्रेंड सा चल चुका है। फ्लाइट में बम होने की अफवाहें आए दिन सुनने को मिल रही हैं, चाहे वो मोबाइल फोन के जरिए एयरपोर्ट पर कॉल किया जा रहा है या ये विमानों में बम होने की बात की जा रही है। इन तमाम तरह की बातें लगातार देखने को मिले। अभी बीते कुछ दिनों में ही पहले भी रायपुर के एयरपोर्ट पर जो है बम होने की सूचना मिली थी। तो ऐसी बातें अब लगातार देखने को मिल रही। कहीं कहीं ये एयरलाइंस के लिए जो ये चिंता का विषय ये भी बना हुआ, जिसको लेकर इस हिसाब से आज सुबह जो है नागपुर से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को बम होने की अफवाह मिली, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कराई गई। उसके बाद आनंद फानन में एयरपोर्ट प्रबंधन और CISF तो वहाँ पर सुरक्षा में तैनात रहती है, उनकी हाई लेवल मीटिंग जो है वहाँ पर रखी गई और उसके बाद पूरे विमानों की जो है बारीकी से सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जांच की गई, यात्रियों की जांच की गई। तो कहीं न कहीं अब ये आए दिन ऐसी घटनाएं सामने निकल कर चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर अब कहीं न कहीं ये
प्रबंधक जो एयरपोर्ट के प्रबंधक हैं वो कहीं ना कहीं अब इसमें कुछ अपनी रणनीति बदलने का प्रयास करेंगे। मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अभी इन लोग को कुछ बातें और चर्चा इन लोगों की चल रही है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ विमान के अंदर था, क्या सही या क्या गलत था। जी मनोज, हालांकि ज्यादातर हमने यही देखा है कि ये जो धमकियां मिलती हैं ये अफवाह ही निकलती है। हालांकि रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग जरूर कराई गई फ्लाइट की, जिस वजह से कुछ देर तक रायपुर एयरपोर्ट में भी अफरा तफरी का माहौल रहा और कई फ्लाइट जो है प्रभावित हुई। अभी अगर बात करें कि जो फ्लाइट्स हैं वो सुचारू हो चुकी हैं एक बार फिर से? जी जी बिल्कुल। रिया जो है इस समय जो है ये सुबह की घटना है, जिस समय इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी नागपुर की फ्लाइट को, उस समय पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया, एक हड़कंप सा मच गया था एयरपोर्ट पर। लेकिन अभी सारी चीजें सुचारू रूप से जो है संचालित हो रही है, उसमें किसी प्रकार की अब कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। आपको बता दूं जो यात्री थे विमान में वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। अब जो है पूरा एयरपोर्ट अपने हिसाब से संचालित हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई वहां पर दिक्कत नजर नहीं आ रही है। जी मनोज, जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि ऐसे देश भर में ये अब एक आम बात रह गई है, जिस तरह से समय समय पर कभी फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी भरे मैसेजेस या फोन कॉल्स मिलते हैं या ईमेल मिलते हैं। अब प्रशासन किस तरह से अपनी रणनीति बदलने की तैयारी में है कि आगे अगर ऐसा कुछ हो तो किस तरह से निपटा जाए? जी रिया, आपको बता दें जिस समय ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पे, उसी समय जो एयरपोर्ट प्रबंधन और सीआईएसएफ जो सुरक्षा में तैनात रहते उनके आला अधिकारी जो को आनंद फानंद में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। तो अब मीटिंग की जो चर्चा हुई है उसमें अभी मीडिया से उन लोगों के द्वारा कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। सुरक्षा की दृष्टि का मामला है, इसे लेकर जो है अभी बातें जो है सामने स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल आज शाम तक। ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर स्थानीय नेहरू चौक में कांग्रेस ने पहले नेहरू जी की प्रतिमा को धोया, साफ किया और उसके बाद उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, चाचा नेहरू को याद किया। इस दौरान शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि नेहरू जी द्वारा उद्योग नीति तथा भारत के विकास में जो योगदान था उसे सरकार को भी अपनाना चाहिए और कृषि और उद्योग को एक दर्जा देना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, जिन्होंने न केवल देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि देश के आजाद होने के बाद देश को एक लोकतंत्र का रूप देने में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करने में और देश के विकास की नींव रखने में बहुत बड़ा काम किया। आज उनकी जयंती पर हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज बलौदा बाजार के कांग्रेस जनों ने नेहरू चौक में इकट्ठा होकर पंडित नेहरू की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें सादर नमन किया। वहीं फैक्ट्रियों के चिमनी से निकलने वाले प्रदूषित धुएं और जर्जर सड़क की धूल से लोगों का सांस लेना दुर्भर हो गया है। वहीं खेत खलिहान की फसल के साथ साथ तालाब और नदी नालों पर भी प्रदूषण की मार इन फैक्ट्रियों की वजह से पड़ रही है। बोरई औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण प्रदूषण से परेशान है। क्षेत्र में चलने वाली फैक्ट्रियों की चिमनी से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से लोगों का सांस लेना भी और भी ज्यादा दुर्भर हो गया है। इन औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के भिलाई औद्योगिक, अंजोरा, खपरी और खिलौदा जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां रहने वाले ग्रामीण बुरी तरह से इस धुएं में सांस लेने को मजबूर है। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और मौन बैठे हैं। पर्यावरण विभाग के अधिकारी कहते हैं कि नियमित जांच हो रही है। अगर जांच हो रही है तो फिर इतना प्रदूषण फैक्ट्रियों की चिमनियों से कैसे हो रहा है और लगातार शहर का वायु प्रदूषण इंडेक्स आखिर बढ़ता क्यों जा रहा है? तो भिलाई से पूरा मामला, जहां फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से लोगों का या आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों का हाल बेहाल है।
रिफाइनरी को एनवायरमेंट कंपनसेशन के तहत नोटिस दी गई थी और समय सीमा भी दी गई थी। मेरे ख्याल से अभी समय सीमा उनकी समाप्त हो गई है, तो उसको हम फिर से एक बार तो उनको फिर से रिमाइंडर देंगे ताकि वो दे दें, और अगर उसके बाद नहीं होता तो उसको जो नियम है हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए एयर और पोल्यूशन एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी भी हमने 6-7 यूनिट का विजिट मैंने स्वयं किया था, लेकिन ये क्या है, चूंकि अभी वो कस्टम मिलिंग के तहत काम करते हैं ये राइस मिल वाले, तो अभी शायद हो सकता है उनका काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि 6-7 मिलें तो हमने बंद पाई। और इसके अलावा जो आगे धमदा रोड में आगे जो जेबरा सिरसा के आगे की जो मिलें हैं, उनमें हम देखेंगे अभी एक आध हफ्ते के भीतर कि उनमें काम चल रहा है क्या, और काम यदि चालू है तो उनका जो दूषित जल है उसका क्या हो रहा है, और उनसे जो चिमनी उनके अंदर लगी, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर राइस हस्क जलाते हैं, तो और डस्ट कलेक्टर वगैरह भी उनकी चिमनी के साथ अटैच रहता है, लेकिन किसी कारणवश अगर काम नहीं कर रहा होगा और धुएं की स्थिति होगी तो उनको नोटिस दिया जाएगा और उसको कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उसको उनको सचेत किया जाएगा। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्रीकांत दास का। श्रीकांत, अगर बात करें जिस तरह से फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से लोगों का हाल बेहाल हो गया है, औद्योगिक क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। अब ऐसे में आखिर ग्रामीण करे तो करे क्या, जिम्मेदार कौन, जाए तो जाए किसके पास? जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार प्रदेश समेत पूरे देश में जैसे ऑक्सीजन की कमी होती आ रही है, प्रदूषण इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आसपास के क्षेत्र सांस लेना दुर्भर हो चुका है। ये बताना चाहेंगे कि जो प्रदूषण निकलता है उसे कंट्रोल के लिए पर्यावरण विभाग है, नगर निगम है और भी संस्थाएं जो उसे कंट्रोल करती है, परंतु अगर लगातार अगर इन पर मॉनिटरिंग हो रही है तो इतने काले धुएं, जो दम घोटने वाली जो धुएं लगातार बढ़ क्यों रहे हैं? सवाल उठना लाजमी है कि आने वाले समय में हम कैसे जिएंगे। आप जैसे जिस तरीके से मेट्रो सिटी की स्थिति देखिए, दिल्ली की देखिए, तमाम जितने मेट्रो सिटी वहां पे ऑक्सीजन सेंटर खुल चुके हैं। आज के समय में ऑक्सीजन लोग खरीद के सांस ले रहे हैं, परंतु बाकी जो संस्थाएं जो मॉनिटरिंग कर रही हैं वो बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज भिलाई दुर्ग की बात करें, जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद तो भिलाई दुर्ग में है, परंतु यहाँ पे जो जिम्मेदार है वो पूरी तरीके से एकदम मौन बैठते हैं। ठंड के समय में खासकर धुआं नीचे बैठता है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। नहीं, लेकिन आखिर वजह क्या श्रीकांत, जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो इस चीज को चेक नहीं कर रही कि आखिर फैक्ट्रियों से किस लेवल का प्रदूषण निकल रहा है? और जैसा आपने भी कहा, अगर रायपुर के बाद अगर कोई औद्योगिक इंडस्ट्री है तो वो भिलाई में है। अब ऐसे में जो आसपास के जो ग्रामीण है वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो पलायन कर नहीं सकते, अपना क्षेत्र छोड़ नहीं सकते और वहां रहने को भी मजबूर है और ऐसी दम घोटू हवा में सांस लेने को भी मजबूर है। तो वो अपनी पीड़ा सुनाए तो किसे, और आखिर क्यों ऐसी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, इनके जो मानक है वो सेट नहीं हो रहे? छत्तीसगढ़ एक तरह से देखें तो कृषि प्रधान पूरा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे कृषि संबंधित सारे पूरे रोजगार हैं, बावजूद इसके जो जिम्मेदार ध्यान नहीं देते कि जब धुएं निकलते जो राख उड़ती है वो बहुत कई किलोमीटर तक जाती है और जब नीचे बैठती है तो पूरे जो खेत होते हैं उसके पूरे लेयर बैठ जाती है, जिससे उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित होती है। और लगातार किसानों द्वारा, नागरिकों द्वारा की शिकायत समय पर जिला कलेक्टर से समेत पर्यावरण विभाग से किया जाता है, बावजूद उसके भी जिम्मेदार जो है इस पर ध्यान नहीं देते। क्या कारण है, किसके दबाव में है, क्या राजनीतिक दबाव है या किस तरह के दबाव है, ये समझ से परे हैं। परंतु यहाँ पे जो आम नागरिक है पूरी तरीके से बहुत ज्यादा परेशान है। धूल धक्कड़ के साथ में वहाँ पे जो सड़कें पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीणों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है श्रीकांत? रिया बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ग्रामीणों को जो उत्पादन है, जो धान का उत्पादन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, पूरी तरीके से आगे में हो गया है। और जो यहाँ पे जो लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेफड़े संबंधित जो जन्य मतलब बड़े जो रोग है उनके हो रही है, दमा हो रहा है। लेकिन इस पे ध्यान देने वाली बात है कि स्वास्थ्य विभाग इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, न ही पर्यावरण विभाग इस पे ध्यान दे रहा है। और जब भी बात होती तो पर्यावरण विभाग क्या, आपको बताना चाहेंगे पूरे संभाग लगभग 6-7 जिले आते हैं दुर्ग संभाग में, उसमें जो पर्यावरण का विभाग है एक ही है, मतलब 7 जिलों में। और मतलब दाएं बाएं उनका तरफ बात उठती है कि हमारे पास स्टाफ की इतनी ज्यादा कमी है, हम 7-7 जिला देख रहे हैं, उसके बाद भी उसमें इंडस्ट्री आ जाता है, खाद्य संबंधित आ जाते हैं, खदानें आ जाती है, तो हम सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। परंतु यहाँ पे बताना चाहूंगा ये कि
अगर व्यक्ति अगर सांस ही नहीं ले पाएगा, बच्चे अगर सही तरह स्वस्थ नहीं होंगे तो आने वाला भविष्य बहुत बुरा उनको इफेक्ट जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में श्रीकांत ज्यादातर बुजुर्गों और बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांस लेने से संबंधित कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि जब भी ऐसे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं श्रीकांत, ऐसी फैक्ट्रीज जिनमें बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं, उनमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ ना कुछ उपकरण का इस्तेमाल होता है, कुछ ना कुछ यंत्र का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर आखिर कौन सी वो एजेंसी यहां पर जिम्मेदार कि ऐसी फैक्ट्रियों की ना ही चेकिंग हो रही है, किस तरह से वो संचालित हो रही है, किस तरह से वो चलाई जा रही है, किस लेवल का प्रदूषण उनकी वजह से वायु जो है, क्योंकि आसपास की जो हवा है वो प्रदूषित हो रही है, इसको चेक करने के लिए आखिर जो संस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं, उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं, और जो आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण हैं वो अपनी पीड़ा सुनाए तो किसे सुनाए। रिया, यहाँ पे बात करें तो जो सेफ्टी डिपार्टमेंट होती है, सेफ्टी और स्वास्थ्य विभाग होती है, जो फैक्ट्रियों पे मॉनिटरिंग करती है, उसके बाद पर्यावरण विभाग आता है, वो भी मॉनिटरिंग करती है। जो चिमनी धुआं निकलता है दिन में तो उसमें जो गाइडर मशीन लगी थी, जो सेंसर लगे थे उसे चालू रखते हैं, परंतु रात के समय में वो सेंसर बंद कर दिया जाता है ताकि बिजली का जो लोड आता है उसमें से फैक्ट्री मालिक जो चंद रुपयों के लिए यहाँ पे जिंदगी खिलवाड़ करते हैं और रात में बंद कर देते हैं। और जब रात में बंद करते हैं तो पूरी तरीके से धूल और जो डस्ट जो होता है पूरी तरीके से यहाँ पे आता है और लोगों के ऊपर काफी तकलीफ देता है। यहाँ पे सरासर सीधे सीधे कहें तो पूरी तरीके से जो अधिकारी है पूरी तरह जवाबदेह है इस पे। जी रिया, बिल्कुल, यानी कि हालांकि अब जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों का गुस्सा इस सब के प्रति बढ़ता जा रहा है, प्रशासन क्या अब हरकत में आता है, ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ और फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते खबर बलौदा बाजार से आप तक पहुंचाते हैं, जहां बलौदा बाजार पुलिस ने आज चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एनसीपीआरबी शाखा नई दिल्ली से मिली साइबर टिप लाइन के अनुसार संबंधित आरोपों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इस कड़ी में सिटी कोतवाली पुलिस ने फरवरी में लोगों के आईपी एड्रेस चिन्हित किए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महेंद्र कुमार साहू को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की और मोबाइल जब्त किया। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। आईटी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। वहीं सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 स्कूली वाहनों को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद की गई। क्षेत्र के कई स्कूल अवैध रूप से बसों का संचालन कर रहे हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। आरटीओ विभाग को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि बिना उचित लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र और परमिट के स्कूल बसों का संचालन किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने आज औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान इन बसों के ड्राइवरों और क्लीनरों की ड्रेस कोड, लाइसेंस और बसों के अन्य आवश्यक कागजातों की जांच की गई। वहीं रायपुर पुलिस द्वारा जिले में नशा विरोधी कार्रवाई और जागरूकता अभियान निजत चलाया जा रहा है, जिसके तहत एमजीएम स्कूल में निजात नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सीएसपी अजय कुमार आईपीएस ने बच्चों को अभियान के उद्देश्य को बताते हुए नशा और अपराध से दूर रहकर कड़ी मेहनत से शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि नशा जीवन के अधिकार के कुएं में ले जाता है। सीएसपी केशरी नंदन नायक ने नशा से होने वाले दुष्परिणाम के साथ साइबर अपराध से भी बच्चों को बचने का सलाह दी। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।